जिसका तुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई। अरे क्या आ गई? सीबीएसई का डेट शीट आ गई ना। 4 मई से पेपर होने वाला। परेशान था ना, कब होगा पेपर, कब आएगी डेट शीट, कब आएगी डेट शीट, कब आएगी डेट शीट। आ गई ना डेट शीट। 4 मई से पेपर, 13 को, 13 मई को फिजिक्स, 18 मई को केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर में 4 दिन का गैप। तो क्या देख रहे हो, भिड़ जाओ ना, लग जाओ। अब टाइम नहीं है। डेट शीट सुनकर धड़कनें तेज तो नहीं हो रही, या खुश हो रहे हो कि अच्छा अच्छा चलो अब तो डेट शीट आ गई। डर तो नहीं रहना कि यार अब चलो पेपर आ रहा है, अब तो कुछ करना पड़ेगा। कुछ करना नहीं पड़ेगा भाई, अब लग जाओ। 3 महीने ना, फरवरी चल रहा है ना, फरवरी मार्च अप्रैल, 3 महीने बचे हुए हैं। 3 महीने अब क्या करो, भिड़ जाओ तन मन धन से एकदम, है ना, बिल्कुल डेडिकेटेड हो जाओ। ठीक है, तभी काम चलने वाला है, अदरवाइज काम नहीं चलेगा ना। परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हाँ, वो जो तुम्हारी डेटिंग सेटिंग चल रही है ना आजकल, चैटिंग सेटिंग रात में 2-2 बजे तक, हाय क्या खाई, आज तो मैं नूडल्स खाया, आज मैंने पिज्जा खाया, चीज वर्स्ट एंड ऑल दैट जो करते हो तुम लोग, तो थोड़ा टाइम के लिए क्या कर दो, उसको बंद कर दो। थोड़ा टाइम के लिए देखो, डिस्ट्रैक्शन तो होती है। कितना भी तुम बोलो कि नहीं यार डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, बट पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, बता रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शन होती है। तो आप क्या करो, थोड़ा टाइम के लिए इसको, मैं ऐसा नहीं करो खत्म कर दो, थोड़ा टाइम के लिए एक ब्रेक ले लो। होता है ना कॉमर्शियल ब्रेक, एक कॉमर्शियल ब्रेक ले लो। और किसमें भिड़ जाओ, एग्जाम में 3 महीने बचे, तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दिखाना पड़ेगा, थोड़ी मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो बेटा समझ जाओ, मार्क्स गए, और मार्क्स नहीं आए तो सोचो गड़बड़ हो जानी, घर से भी पढ़ेंगे वो। ठीक है ना, और अच्छे मार्क्स आ गए देन रॉक हो जाओगे। ठीक है ना, तो बाकी तुम समझदार हो, देख लो क्या करना नहीं करना, तो अपना क्या करो, लग जाओ, और बाकी मेरा जो भी हेल्प होगा वो तो मिलेगा मिलेगा ना। सो गाइस, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर लेकर के आए, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। टाइम कम है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, दैट्स द इम्पोर्टेंट। वो इम्पोर्टेंट है, बोर्ड का पेपर देने जाना है, कितना पढ़ के जाऊं, क्या पढ़ूं, कम पढ़ करके मैक्सिमम मार्क्स लेकर आना है। ठीक है ना, तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्या, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इसमें देखो, बोर्ड से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछेगा, क्या न्यूमेरिकल्स वगैरह करना है, वो सारी मैं यहाँ पे क्या डिस्कस करूंगा। उतना ही पढ़ के जाना जितना बेहतर करवा रहा हूं, एंड फाइनली अच्छा होगा, आएगा उसी में से क्वेश्चंस आएगा। बात समझ में आ रही ना, तो अपना क्या स्टार्ट कर लेते हो। तुम भी सिर्फ सुनो नहीं, कोई शायरी वारी तो बोल नहीं रहो, तो नोटबुक और पेन लेकर के बैठो। मैं कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का इधर स्टोरी तो सुनाऊंगा नहीं, ठीक है ना। फेराडेज का स्टोरी सुनाऊंगा कि इसने बोला क्या, इस बंदे ने क्या बोला, ये बंदा बोलना क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है ये बंदा, क्या है फेराडेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो मैं जो भी बोलूंगा यहाँ पे आप उसको नोट करोगे, है ना, कि फालतू की कुछ यहाँ पे लिखूंगा नहीं, पढ़ने का तुम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं इसमें। ठीक है, वो उतना ही यहाँ पे करूंगा, मैं उतना ही पढ़ाऊंगा यहाँ पे जितना तुम्हारे डायरेक्ट बोर्ड में क्या क्वेश्चन आए। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेना। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहना क्या चाहता है, उससे पहले आपको इलेक्ट्रोलाइसिस समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। बात समझ में आ रही है। है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस होती क्या है, सॉरी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है, तो देखो मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स में, है ना, सॉल्यूशंस होता है, जब यहाँ पे करंट पास करवाते हो, क्या पास करवाओगे, करंट, तो ये टूटता है, किसमें, अपोजिट आयंस में टूटता है। ठीक है ना, और यहाँ पे जो हमने करंट पास करवाया, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जो पास करवाओगे, उसके इन्फ्लुएंस में ये दोनों आयंस क्या करता है, अपोजिट इलेक्ट्रोड पे मूव करता है। मींस एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है, तो अपोजिट पे क्या करता है, अपोजिट इलेक्ट्रोड के ऊपर मूव करके वहां पे डिपॉजिट होता है। बात समझ में आ रही है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने फर्स्ट लेक्चर डाला हुआ इलेक्ट्रो का, ठीक है ना, तो वहां पे जाकर के आप देख सकते हो इलेक्ट्रोलाइसिस, अगर नहीं देखा है तभी ये बात समझ में आ गई कि ये कहना क्या चाहता है। ठीक है ना, यहाँ पे जो आयंस है ये डिपॉजिट होता है अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, मतलब अपोजिट के ऊपर। ये पॉजिटिव है तो किस पे जाएगा, नेगेटिव पे, मींस कैथोड पे, और ये कहां पे जाएगा, ये नेगेटिव है तो कहां पे जाएगा, एनोड के ऊपर जाएगा। ठीक है ना, तो कहता है इसका कितना मास डिपॉजिट होता है वही बताता है कौन, फैराडेज ने वही बताया। ठीक है ना, तो यहां पे देखो फैराडेज ने 2 लॉ दिया,
फर्स्ट लॉ देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं फर्स्ट लॉ। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट इज द, एक्सप्लेन करने आ सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है या 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज लॉ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज लॉ ये क्या कहता है बताओ, कहता है कि द वेट ऑफ सब्सटेंस, द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, the weight of substance deposited on the electrode, deposited on the electrode, ठीक है, is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, ठीक है, टू द अमाउंट ऑफ चार्ज, किसके ऊपर, अमाउंट ऑफ चार्ज, right, flowing through the electrolyte। समझ रहे हो बच्चे, क्या बोला फेराडेज ने, पहला लॉ जो उसने दिया, उसने क्या बताया कि जो रिस्पेक्टिव, जो इलेक्ट्रोड के ऊपर है ना, जो मास डिपॉजिट करेगा सब्सटेंस का, आई मीन इलेक्ट्रोलाइट का जो मास डिपॉजिट करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए, चार्ज, कितना चार्ज फ्लो करवा रहे उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं W इज द क्या, मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, Q। क्लियर है, Q यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा करके एक कांस्टेंट लगाते हैं हम लोग, जिसका नाम होता है Z। ये क्या हो गया, Q। तो यहाँ पे जो Z होता है ना, व्हाट इज Z, Z इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट कॉल्ड, इसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलोगे। क्या बोलोगे इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, है ना, क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, शॉर्ट में बोलेंगे ECE, है ना। अब जरा देखो, फैराडेज का फर्स्ट लॉ तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में 1 मार्क्स क्वेश्चन से पूछता है, बोल रहा हूं ना, पूछता है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, 1 नंबर में पूछ देगा व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अभी हम डिफाइन करेंगे। तो Z यहाँ पे क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चे। अब जरा देखो यहाँ पे, अगर मैं मान लूं कि इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, क्लियर है, Q को कितना मान लिया, 1 कूलम, कि हमने 1 कूलम चार्ज फ्लो करवाया, तो Z किसके बराबर हो जाएगा, Z किसके बराबर हो जाएगा बताओ, W के बराबर हो जाएगा ना। W मैंने क्या लिया हुआ है, क्या लिया हुआ, मास ऑफ सब्सटेंस लिया हुआ है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इसको Z को डिफाइन करना है, बोले तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को अगर डिफाइन करोगे तो सिंपली क्या लिखोगे कि हमने जो 1 कूलम जो चार्ज फ्लो करवाया, ठीक है ना, तो जितना वेट डिपॉजिट होता है W, वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाएगा। यस, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इफ 1 कूलम चार्ज, if 1 coulomb charge is flowing through the electrolyte, then weight of substance deposited, okay, is called इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको क्या बोल लोगे, ECE। एंड इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल 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 दिमाग में रखोगे, इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है डिफाइन करने आएगा तो सिंपल, मुझे लगता है सुनकर के याद हो जाएगा। कब, कि जब 1 कूलम चार्ज हमने फ्लो करवाया, कहां से, इलेक्ट्रोलाइट से, तो जो भी वेट डिपॉजिट करेगा वही अपना क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। देखो मैथमेटिकल है, यहां से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, कोई भी बुक का लैंग्वेज नहीं है, आसानी से तुम लिख लोगे, क्लियर है ना। अब जरा देखो यहाँ पे, इसको मैं यूं ऐसे, है ना, बैरियर डाल दिया। अब देखो यहाँ पे जो चार्ज है ना, Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी होता है। बात समझ में आ रहा है, I यहाँ पे क्या हो गया, I क्या हो गया, करंट, और T क्या हो गया, टाइम, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं, चार्ज। Q इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू टी। तो यहाँ पे क्या, W इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे बताओ, ZQ होता है क्या। तो यहाँ पे Q की जगह पे तुम क्या डाल सकते हो बताओ, Z इंटू I इंटू टी, ये पुट कर सकते हो ना, बिल्कुल। तो अपना फॉर्मूला क्या बन रहा है बताओ, कि W इक्वल टू क्या हो गया, Z इंटू I इंटू टी, वेयर Z इज द क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट।
आई यहां पे क्या लिखोगे बच्चे, आई लिखोगे करंट, करंट होता है इन एम्पियर, क्या हो गया, करंट इन एम्पियर, एंड टी इज द टाइम, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम में जितना करंट फ्लो करवाओगे वही क्या कहलाता है, चार्ज कहलाता है। सो प्लीज पहले इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या करोगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। अब देखो मिटाओ, इसको मिटा देता हूं, इधर स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटाता हूं भी, ठीक है। तो अपना क्या आ गया वहां पे, W इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी आया, ठीक है। अब जरा देखो, अगर मैं यहां पे क्या कर दूं, 1 एम्पियर, आई इक्वल टू मैं मान लू कितना, 1 एम्पियर, ठीक है, और टाइम इक्वल टू मान लू कितना, 1 सेकेंड मान लो, क्लियर है। तो अगेन देखो W किसके बराबर हो जाएगा, जेड के बराबर होगा, नहीं होगा, होगा ना। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट को अगर तुम फ्लो करवाते हो 1 सेकेंड के लिए, कितना करंट फ्लो करवाना है, 1 एम्पियर, कितने टाइम के लिए, 1 सेकेंड के लिए, तो जितना मास डिपॉजिट होगा वही अपना क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाएगा। क्या, तो अगेन मैं इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूं क्या, कि व्हेन 1 एम्पियर, व्हेन 1 एम्पियर करंट, है ना, फ्लोइंग फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए, ठीक है, देन वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड, है ना, इज कॉल्ड, उसी को क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलोगे। या तो ये लिख लो, नहीं तो चार्ज के टर्म्स में लिख लेना कि हमने जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करवाया तो उसमें जो मास डिपॉजिट करेगा अपन उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। नहीं तो 1 एम्पियर करंट हम फ्लो करवाएंगे कितने टाइम के लिए, 1 सेकेंड के लिए बच्चे, 1 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो उसमें जो अपना मास डिपॉजिट करेगा वही अपना क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाएगा, क्या, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे, तो अपना यहाँ पे क्या लिख लिया, W इक्वल टू क्या हो गया, Z इंटू आई इंटू टी हो गया ना फाइनल। अब यहाँ पे लिखोगे W इक्वल टू, देखो Z की जगह पे हम लोग पुट क्या करते हैं, E/F, है ना, इंटू आई इंटू क्या टी, ठीक है ना। ये अपना फाइनल फॉर्मूला होगा, जहां पे Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, E यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट वेट है, और F क्या है, फैराडे कांस्टेंट होगा। अभी हम लोग सेकंड लॉ में देखेंगे कि फैराडेज कांस्टेंट क्या होता है और इसकी कितनी वैल्यू होती है। तो फर्स्ट लॉ से बच्चे फाइनल इक्वेशन ये याद रखोगे कि E/F इंटू क्या, आई इंटू टी, नहीं तो यहाँ पे W इक्वल टू क्या याद रखोगे, ZQ, यहाँ पे तुम ऐसे भी दिखा सकते हो, ZQ है ना, तो उसको तुम ऐसे भी दिखा देते हो, E/F इंटू यहाँ पे क्या, Q। अगर डायरेक्ट चार्ज के टर्म्स में दिया हुआ ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, अगर करंट और टाइम दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले पे आ जाओगे, और वहां पे क्वेश्चंस क्या रहेगा, कितना मास डिपॉजिट करेगा। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्या फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस याद हो गया, क्या बताया उसने, ठीक है, कि जो मास ऑफ सब्सटेंस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कितना डिपॉजिट करेगा, चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा तुम चार्ज फ्लो करवाओगे उतना ही मास क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा। फाइनल कंक्लूजन ये है ना, तो फटाक से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके बंधु, ओके बंधु, ओके। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फर्स्ट लॉ में क्या, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आता है तो लिख करके दिखा दोगे, फॉर्मूला इसमें याद रखना, देखो इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को तो कभी भूलना ही नहीं, बहुत पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हमेशा याद रखना। अब देखो हम लोग बात करते हैं किसकी, सेकेंड लॉ ऑफ किसकी, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का सेकेंड लॉ हम लोग देखते हैं। अब देखो उसने क्या बोला यहाँ पे, क्या बोला कि इफ या व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ करंट flowing through the different electrolyte, है ना, then mass of substance deposited okay is proportional होगा, is direct
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट, है ना, किसके इक्विवेलेंट वेट। अब इसमें देखो क्या बोला है कि मान लो कि ना डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हो तुम लोग, है ना, डिफरेंट लेते हो, सबको एक सीरीज में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो मान लो हमने यहाँ पे Zn लिया, ये ZnSO4 ले लिया, यहाँ पे CuSO4 लिया, वगैरह वगैरह, यहाँ पे हमने निकल वाला कुछ ले लिया, तो कहते हैं सब में, है ना, सबको एक सीरीज में कनेक्ट कर देता। दिस आर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना, अलग अलग सेल है, सबको एक सीरीज में क्या करते, कनेक्ट कर देते, और यहाँ से क्या कहते हैं, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवाया है इसमें, है ना, सब में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवाया है। तो कहते हैं कितना मास डिपॉजिट करेगा, तो यहाँ पे हमने Zn लिया ना, तो कितना मास डिपॉजिट करेगा इस केस में, Zn का जो इक्विवेलेंट वेट है उसके बराबर फ्लो करेगा। इसमें क्या करेगा, कॉपर है तो कॉपर के इक्विवेलेंट वेट के बराबर हो जाएगा, निकल हमने लिया है तो निकल के इक्विवेलेंट वेट के बराबर हो जाएगा। यही स्टेटमेंट दिया है क्या, कि अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवाओगे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से, ठीक है ना, तो कितना मास डिपॉजिट करेगा, उस इलेक्ट्रोलाइट्स के इक्विवेलेंट वेट के बराबर, है ना। तो देखो प्रोपोर्शनल किसका होगा, इक्विवेलेंट वेट ना, यहां से क्या लिखोगे, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, E। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा करके हम एक कांस्टेंट लगाते हैं F इंटू E, ठीक है। तो F यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज फैराडेज कांस्टेंट, ये क्या होगा बच्चे अपना, दिस इज कॉल्ड फैराडेज कांस्टेंट, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे इसको मिटा देता हूं, फैराडेज कांस्टेंट हो गया ये, तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो W इक्वल टू क्या आया, F इंटू E आया ना, ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ कि WE इक्वल टू क्या, F, और F यहाँ पे क्या कांस्टेंट है ना, तो WE इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो गया, और जब कांस्टेंट है तो वी कैन राइट लाइक दिस, इस तरीके से लिखते हैं, W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, W2 अपॉन में E2, है ना। इस फॉर्मूले को क्या रखोगे, याद रखोगे, क्लियर है ना। तो अगर एक इलेक्ट्रोलाइट का मास हमको पता है तो दूसरे इलेक्ट्रोलाइट का मास हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन, क्लियर है ना। अब जरा देखो फेराडेज क्या हो गया, फेराडे क्या होता है, तो सिंपली फेराडे क्या हो गया, इट इज अ यूनिट ऑफ चार्ज, इट इज नथिंग, इट इज अ यूनिट ऑफ चार्ज, क्या हो जाएगा, एक यूनिट है किसका, चार्ज का। फेराडे क्या है, कुछ नहीं, यूनिट है किसका, चार्ज का, ठीक है ना। अब देखो इसकी वैल्यूज कितनी होती है, 1 फैराडे किसके बराबर होता है, चार्ज है ना, कितना वैल्यू जिसका होता है जरा देखो, तो बताओ यहाँ पे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, बोलोगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ जी ना जी बोलो। एंड चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, देखो चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, क्या लिखोगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और इसको जो मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू आएगा 96500 कूलम, और बच्चे इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 फैराडे कहते हैं, है ना। मींस याद रखोगे, इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जगह की हमारे पास थोड़ी कमी है, ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूं, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ले लिया, थैंक यू जी, थैंक यू। अब जरा देखो, तो यहां पे क्या हो गया कि 1 फैराडे, ऑलवेज याद रखोगे ना कि जो 1 फैराडे होता है, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम, ये वैल्यू होता है, ये हमेशा याद रखोगे, है ना। तो जो 96500 कूलम क्या हो गया बताओ, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, क्लियर है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो करंट है ना, बोलो, तो जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, तो उसमें कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो क्या बोलोगे, कितना बोलोगे, 1 फैराडे, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 96500। तो क्या अपन ये भी रिलेशन लिख सकते हैं ना कि 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम, और ये कितने के बराबर होगा बताओ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। इस रिलेशन को याद रखना,
क्लियर है कि जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो उसमें कितना चार्ज फ्लो करेगा 1 फैराडे, और 1 फैराडे की वैल्यू कितनी होती है 96500 कूलम। इसको इधर खोपड़ी में क्या सेट कर लो, ठीक है। तो 1 फैराडे इक्वल टू कितना हो गया 96500 कूलम इज इक्वल टू कितना हो गया 1 मोल इलेक्ट्रॉन। इस रिलेशन को याद रखना, क्लियर है बच्चे। देखो W इक्वल टू क्या हो गया F इंटू ई, ठीक है। अगर F की वैल्यू में कितना ले लो 1, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा E हो जाएगा ना, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या स्टेटमेंट क्या हो गया बताओ कि अगर 1 फैराडे चार्ज अगर तुम फ्लो करवाते हो तो जो मास डिपॉजिट करेगा वो उस इलेक्ट्रोलाइट के इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। क्या सही बोला ना? अरे सही बोला, बोलो। F की वैल्यू 1 कर दिया तो W इक्वल टू E ही होगा ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ कि व्हेन 1 फैराडे है ना, कितना 1 फैराडे चार्ज इज flowing through the electrolyte, then weight of substance deposited है ना is equal to their इक्विवेलेंट वेट। किसके बराबर हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट के बराबर हो जाएगा, है ना। सो ये अपना क्या था सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। लर्न क्या रखना है इसका डेफिनेशन, ये रिलेशन तुमको मालूम होना चाहिए कि 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम एंड किसके बराबर हो जाएगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद ये रिलेशन यहाँ पे याद रखोगे कि W अपन E1 इज इक्वल टू W2 E2, मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट का मास मालूम है तो दूसरे का हम लोग इस रिलेशन से यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्या कुछ क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का। तो फटाफट पहले ले लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। ओके गाइस, तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ के फैराडेज लॉ, है ना। ये इंटैक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का 3.10 है, ठीक है ना। अब देखो जो हमने पढ़ा है उसको यहाँ पे अप्लाई कर लेते। क्वेश्चंस क्या कहते हैं, इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ मेटालिक वायर फॉर 2 आवर्स, है ना, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर। कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है तार से, वायर से, है ना। तो देखो करंट और चार्ज का रिलेशन अभी पढ़ा है ना, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। क्लियर है कि जब 1 फैराडे 96500 चार्ज फ्लो करेगा तो उसमें कितना मोल इलेक्ट्रॉन्स होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन, मींस बोले तो 6.022, मालूम है ना, बोलो। अरे 1 फैराडे मतलब 96500 कूलम अगर फ्लो करेगा तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन अभी बताया ना, तो कितनी वैल्यू होगी 6.022 इंटू 10⁻23, इतना इलेक्ट्रॉन आएगा ना, बोलो। ठीक है, तो क्या कह रहा है बताओ कि 0.5 एम्पियर। तो सबसे पहले देखो बच्चा क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या गिवन है, लिख लो। आई कितना दे रखा है 0.5 एम्पियर, लिख लिया। यहाँ पे कितने टाइम के लिए फ्लो करवाया 2 घंटे तक फ्लो करवाया। तो यहाँ पे टाइम दे रखा आपको कितने 2 घंटे दे रखा है, 2 घंटे। तो इस घंटा को क्या करोगे सेकंड में चेंज कर लो, है ना। तो घंटा को पहले क्या कर लो सेकंड में चेंज करो। तो क्या करोगे 60 से इंटू कर दिया तो मिनट, फिर 60 से कर दिया तो क्या हो गया ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा याद करो, कितना हो जाएगा 7200 कूलम, इतना हो गया। ठीक, एंड तन्ने मालूम है, क्या मालूम है, अब देखो चार्ज मेरे को मालूम हो गया ना कि इतना चार्ज फ्लो हो रहा है वायर में, है ना। तो क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू वायर, तार से कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो तेरे को मालूम क्या है, तेरे को मालूम है कि जब इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, मींस जब इतना चार्ज फ्लो करेगा तो उसमें इतना इलेक्ट्रॉन होगा। तो मैंने ये भी पता हो जाएगा ना कि 7200 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होएगा, क्लियर है ना। तो यहां से निकाल सकते हो, बोलो कि 96500 कूलम चार्ज है ना में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, है ना। तो कितने में निकालना अपने को 7200 कूलम में,
ठीक है, तो इतना चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन क्या कर दोगे 96500 इंटू क्या कर दोगे 7200, है ना। तो इसको क्या करो, इसको कैलकुलेट करोगे, करो कैलकुलेट, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है ये 0 आ जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे इसकी जो वैल्यू आ जाएगी तुमको 2.246 समथिंग इंटू 10 टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपना आंसर हो गया ये। देखो बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है ना। अगर इलेक्ट्रॉन पूछेगा मतलब चार्ज दिया हुआ है और इतना में मुझे मालूम है कि इतना कूलम जब चार्ज फ्लो करेगा तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा बताओ, 1 वोल्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पे चार्ज मैंने निकाल लिया, तो इतना में इतना इलेक्ट्रॉन, इतना में इतना, वेरी सिंपल, क्लियर है ना। लो स्क्रीनशॉट इसका, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट लो इसका। चलो जी, हम लोग सेकंड क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये इंटेक्स क्वेश्चंस है 3.12 एनसीईआरटी, है ना। क्या कहता है क्वेश्चन, ये रिएक्शन तुमको दिया हुआ है, कहता है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7-2। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, Cr2 माइनस, है ना, O7-2 रिड्यूस हो रहा है कितने में, Cr+3 में। तो कहता है 1 मोल Cr2O7-2 को रिड्यूस होने में, किसमें रिड्यूस हो रहा है, Cr+3 में, कितना चार्ज इन कूलम में चाहिए। ठीक है, देखो बैलेंस इक्वेशन है ना, बहुत इजी है। डायरेक्ट यहाँ पे दे रखा है 6 मोल इलेक्ट्रॉन, दे रखा है यहाँ पे, क्लियर है ना। तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इक्वेशन में दिया हुआ है, तो कितना चाहिए हमको, कितना चाहिए 6 फैराडे ना, और कूलम में पूछ रहा है तो 6 को किससे इंटू कर दोगे, 96500, बन गया अपना आंसर। देखो क्विक, फटाफट बन गया। यहाँ पे क्या लिखोगे, बोलो, द चार्ज needed to reduce 1 mole of Cr2O7-2 कितना हो जाएगा बताओ, 6 फैराडे, है ना, F6 फैराडे। अभी क्या करोगे, 6 इंटू 96500 क्या कर दोगे, इंटू कर दोगे, वही अपना आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो, 0 0 6 5 30 का 0 बच गए 3, 6 6 36 3 9 39 हो जाएगा, एंड बच गए कितने 3 6 9 जो 54 3 57, इतना कूलम तुम अपना आंसर आ जाएगा। मींस 1 मोल Cr2O7-2 को रिड्यूस करने के लिए अपने को कितना चार्ज फ्लो करवाना पड़ेगा, 579,000 कूलम के बराबर। ओके, तो गाइस अच्छे से देखो, फिर हम लोग क्या नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके गाइस, सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का एनसीईआरटी 3.12, है ना। जरा क्वेश्चंस को रीड करो, क्या कह रहा है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। फर्स्ट क्या कह रहा है, 1 मोल ऑफ Al+3 टू Al, क्लियर है ना। मतलब क्या कह रहा है कि 1 मोल Al+3 किसमें कन्वर्ट होता है, कैसे बनाओगे यहाँ पे, Al+3, है ना, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Al में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या करेगा बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करके जाएगा बताओ, 3 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। हाँ जी ना जी बोलो, 1 मोल Al+3 कन्वर्ट होने के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होने के लिए 3 ही मोल गेन करेगा ना, तभी तो न्यूट्रल होकर Al में जाएगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, कि जो अब यहाँ पे मैं चार्ज की बात करूं तो कितना हो जाएगा बताओ, 3 फैराडे हो जाएगा ना, बोलो वैसे दिख रहा है, मैंने बोला 1 मोल इलेक्ट्रॉन तो 1 फैराडे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन तो कितना हो जाएगा 3 फैराडे। तो क्या पूछ रहा है, हाउ मच चार्ज, चार्ज पूछ रहा है कूलम के टर्म्स में, तो 3 को कितने से इंटू कर दोगे, 96500, वेरी सिंपल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ कि 1 मोल Al+3, थोड़ा सा लिख देना बोर्ड्स में, रिक्वायर्ड कितना 3 फैराडे, बोले तो 3 इंटू 96500 कूलम, कितना हो जाएगा ये 0 0 3 5 जो 15 3 6 जो 18, और ये कितना हो गया 19, और ये कितना हो जाएगा 3 9 जो 27, और ये कितना हो जाएगा 28, इतना कूलम्स क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मोल ऑफ Cu+2 Cu, अब तो ये आसानी से बना लोगे। क्या कह रहा है ये बताओ, इक्वेशंस क्या बन रहा है अपना, Cu+2 है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cu में। कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब कितने 2 फैराडे, 2 फैराडे हो गया, है ना, 2 इंटू 96500। ठीक है, यहाँ पे लिख देना, क्या लिखोगे कि 1 मोल Cu+2 रिक्वायर्ड 2F
लिख दो यहाँ पे 1 मोल ऑफ Cu+2 रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर्ड करेगा 2 फेराडे, और 2 को किससे इंटू कर दोगे 2 इंटू 96500 कूलम्ब, कितना हो जाएगा ये 0 0 2 5 10 1 बच गया 13 2, दैट इज इतना कूलम्ब हो गया 1830000 कूलम्ब। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है, बहुत ही सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दो ना। ओके, अब देखो नेक्स्ट अपना क्या कह रहा है कि 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस टू Mn+2, एक मोल किसमें कन्वर्ट हो रहा है बच्चे, MnO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे +2 में जा रहा है, तो मैग्नीज को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। इसमें कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में मैग्नीज बताओ, निकाल लोगे ना, मैग्नीज का कितना x मानेंगे, ऑक्सीजन कितना होगा बोलो प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू चार्ज कितना -1, ये कितना हो गया x -8 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू कितना निकल गया +7, है ना। तो मैग्नीज यहाँ पे कितना बताओ +7 में है, कितने में जा रहा है +2 में, तो कितना इलेक्ट्रॉन खाया, अरे +7 से +2 जा रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन खाएगा 5 इलेक्ट्रॉन खाया ना, बोलो +7 इसमें -5 इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन खाया ना, मतलब -5 तभी तो +2 बचेगा, मतलब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है बताओ 5 मोल इलेक्ट्रॉन, इट मींस 5 फेराडे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1 मोल MnO4 माइनस रिक्वायर्ड, कितना लिखोगा 5F फेराडेज, मींस 5 इंटू 96500, इतना कूलम्ब होगा, इसको इंटू कर लेना, इतना चार्ज रिक्वायर्ड होगा। सो आई होप कि ऐसा अगर क्वेश्चंस आएगा तो तुम बड़े आराम से बड़े प्यार से कर सकते हो, कर लोगे ना, बस इलेक्ट्रॉन देखना है कितना मोल इलेक्ट्रॉन, जितना मोल इलेक्ट्रॉन उतना फेराडे, और चार्ज पूछ रहा है 96500 से इंटू कर देंगे। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लो, हम देखते हैं दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके बच्चे, सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 3.13 एप्लीकेशन किसका, फैराडेज लॉ का। ठीक है, क्वेश्चन जरा रीड करो, क्या कह रहा है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मॉल्टेन कैल्शियम क्लोराइड एंड 40 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम मॉल्टेन Al2O3। ठीक, क्या कह रहा है, मॉल्टेन कैल्शियम क्लोराइड है, वहां से 20 ग्राम कैल्शियम हमको क्या डिपॉजिट करवाना है। ठीक है, तो कहता है कितना करंट इन टर्म्स ऑफ फैराडे डिपॉजिट हो गया, तो क्या चेक करोगे इलेक्ट्रॉन ना, कितना मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, जरा देखो यहाँ पे फर्स्ट का, यहाँ पे मॉल्टेन कैल्शियम क्लोराइड है, मॉल्टेन का मतलब क्या, लिक्विड स्टेट में पिघला हुआ कैल्शियम क्लोराइड, उसी को मॉल्टेन बोलोगे, पानी वानी नहीं है इसमें, कैल्शियम क्लोराइड का पिघला हुआ, तो इसको देखो अगर करंट पास करवाओगे, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे ना, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तो ये क्या हो जाएगा, टूटेगा अपोजिट आयंस में, कैसे टूटेगा ये Ca+2, क्लियर है, और कितने क्लोरीन है 2, तो 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl-, इसी में टूटेगा ना, बोलो मुझे क्या निकालना है कैल्शियम, यही पूछ रहा है ना कि 20 ग्राम कैल्शियम हमको निकालना है, तो यहाँ पे देखो कैल्शियम है, तो कैल्शियम +2 में है ना, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो 1 मोल कैल्शियम डिपॉजिट होने में कितना इलेक्ट्रॉन गया 2 मोल इलेक्ट्रॉन, है ना, इसका मतलब कितना चार्ज फ्लो करेगा 2 फेराडे, क्लियर है बोलो, तो 1 मोल कैल्शियम कितने बराबर होगा बोलो 40 ग्राम होगा ना, बोलो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कि 40 ग्राम कैल्शियम रिक्वायर्ड कितने 2 फेराडे, 2 फेराडे, फेराडे के टर्म्स में ही पूछा है, तो कितने में पूछता है तुमसे 20 ग्राम ना, समझ में आ रहा है, तोड़ दिया 2 इलेक्ट्रॉन गेन कैल्शियम, इसका मतलब क्या हो गया, तो 1 मोल कैल्शियम ना, 1 मोल कैल्शियम का मतलब कितना 40 ग्राम, तो 40 ग्राम डिपॉजिट होने के लिए कितना फेराडे चाहिए 2 फेराडे लगेगा ना, क्योंकि 2 मोल इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्व हो रहा है, तो मुझे कितना पूछा 20 ग्राम में, तो 40 ग्राम में क्या यूनिटरी मेथड यूज कर लोगे, 40 ग्राम में 2 फेराडे, तो 20 ग्राम में कितना 2F अपॉन
40 इंटू 20 कितना बच गया 2, 2 2 कैंसिल 1 फैराडे। ठीक है, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक, कमेंट करोगे ना, राइट। ठीक है, तो अपना आंसर कितना आ गया 1 फैराडे आ गया, वेरी सिंपल। अब देखो सेकंड का अगर मैं बनाऊं Al2O3, कितना एल्यूमिनियम निकालना भाई 40 ग्राम, किससे मोल्टेन Al2O3 से। तो पहले इसको डिसोसिएट करवा दो। तो Al2O3 को अगर डिसोसिएट करवाओगे तो कैसे टूटेगा ये 2Al+3, है ना, क्योंकि देखो एल्यूमिनियम का चार्ज ये होगा, चार्ज ये होगा, और ऑक्सीजन का चार्ज कितना होगा 2। कितना एल्यूमिनियम है 2, तो पहले 2 से इंटू कर दोगे, चार्ज कितना आएगा +3, और ऑक्सीजन क्या करोगे कितना है बताओ 3, और चार्ज कितना हो जाएगा -2। ये लिखोगे ना। मेरे को क्या चाहिए एल्यूमिनियम चाहिए, ऑक्सीजन से तो मतलब ही नहीं है। तो अपने को क्या करना है बताओ, अपने को क्या करना है कि एल्यूमिनियम है, बोलो +3 में कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा भाई, ये 3 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा एल्यूमिनियम में। क्लियर है। अब एल्यूमिनियम देखो कितना हो गया 1 मोल, 1 मोल एल्यूमिनियम एटॉमिक मास के बराबर ना, ये कितना होगा एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है 27 ग्राम होता है। कितना हो गया 27 ग्राम। तो क्लियर हो गया भाई कि 27 ग्राम के लिए 27 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए मेरे को कितना चाहिए 3 फैराडे, 3 फैराडे चाहिए। कितना में पूछता है 40 ग्राम में। यूनिटरी मेथड लगा दोगे ना, लिख दोगे यहाँ पे कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड, जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, तुम क्या लिखोगे 27 ग्राम एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड 3 फैराडे। तो 40 ग्राम कितना, जस्ट यूनिटरी मेथड लगाओगे तो 3F अपॉन क्या करोगे 27 इंटू क्या 40, 3 9 जा 27 एंड 9 को इससे काटोगे तो 4.44F आएगा। मीन्स अपना आंसर क्या हो जाएगा 4.44 फैराडे। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ रहा है ना, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर मूव करते हैं। ओके बच्चे, तो ये क्वेश्चन अपना है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.14। ठीक है, अब तो कर लोगे। क्या कह रहा है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O to O2, 1 मोल ऑफ Fe2 to Fe2O3, है ना। 1 मोल H2O ऑक्सीडाइज होता है किसमें O2 में। कैसे ऑक्सीडाइज होता होगा जरा देखो, अगर H2O है, ठीक है, इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं बताओ 2H प्लस प्लस क्या O-2, यही ना। अब जरा देखो O-2 है, ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लूज करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्लियर है, बोलो। तो कहता है कितनी इलेक्ट्रिसिटी, कितना 2 मोल, तो 2F कितना हो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा बताओ 2F मीन्स 2 इंटू 96500 कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दो, उतना रिक्वायर्ड हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद क्या कह रहे हैं 1 मोल ऑफ FeO, सेकंड क्वेश्चन FeO है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये Fe2O3 में कन्वर्ट हो रहा है। इसका देखो Fe में जो FeO है उसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये -2 तो ये +2, और यहाँ पे Fe2O3 में निकालोगे तो क्या निकालोगे Fe का 2x मान लेंगे, 2x माइनस 2 इंटू 3 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +3 आएगा। तो यहाँ पे आयरन बोलो कितना में स्टेट में, किस स्टेट में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्लियर है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है बताओ कि जो आयरन है वो Fe+2 से किस में जा रहा है बताओ Fe+3 में, है ना, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन ही तो लूज कर रहा है ना, तो कितना चार्ज फ्लो करेगा बताओ कूलम में 1 फैराडे के बराबर है ना, तो यहाँ पे 1 फैराडे हो जाएगा मीन्स कितना 96500। तो क्लियर है, यहाँ पे नीचे लिख सकते हो कि 1 मोल ऑफ FeO, ठीक है ना, रिक्वायर्ड 96500 कूलम। ठीक है, दैट्स द आंसर। ठीक है, देख के पता चल रहा है ना। पहले डिसोसिएट करा दो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना से चेंज हो रहा है, +2 से +3 जा रहा है, मतलब क्या एक इलेक्ट्रॉन का लॉस, बोले तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 मोल Fe+2 होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन, कितने के बराबर हो गया 1 फैराडे 96500, है ना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके,
Okay guys, so next questions 3.15 NCERT exercise. Okay, questions क्या है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जरा देखो. A solution of nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrode using a current of 5 ampere for 20 minutes. Okay, what mass of nickel deposited at the cathode? क्वेश्चन समझ में आया क्या? बनने तो ना आया समझ में. क्या कह रहा है? निकल नाइट्रेट है, करते हैं देखो. ठीक, क्या क्या दिया हुआ है पहले देख लो. आई दिया हुआ है, मैंने पहले ही बोला था, पहले जो जो गिवन है उसको लिख लो. क्या दिया हुआ है? 5 एम्पियर करंट फ्लो करवाया, तो लिख लो यहाँ पे 5 एम्पियर. ठीक, कितने मिनट के लिए? 20 मिनट के लिए फ्लो करवाया. 20 मिनट. तो पहली बात तो ये मिनट है तो सेकंड में चेंज कर लो. कितना लगेगा? 20 इंटू 60 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1200 कूलम आ गए. सॉरी 1200 कूलम नहीं, सेकेंड, सॉरी फॉर दैट. ठीक है, कितना आ गया? 1200 सेकेंड आ गया. तो आई दिया हुआ है, टी दिया हुआ है. अपन चार्ज निकाल सकते हैं क्या? चार्ज निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल चार्ज निकाल सकते हैं. Q इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू टी होता है. बोलो हाँ या ना. तो चार्ज यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 इंटू 1200 कितना हो गया ये? 6000 कूलम. इतना चार्ज, मतलब तुम कितना चार्ज फ्लो करवा रहे हो? 6000 कूलम. 6000 कूलम चार्ज को हम लोग क्या करवा रहे हैं? फ्लो करवा रहे हैं. ठीक, किसको? निकल को इलेक्ट्रोलाइज करने में. तो कहता है निकल का कितना मास डिपॉजिट करेगा. देखो जरा यहाँ पे निकल है, इसको अपने को क्या करना है? इलेक्ट्रोलाइज करवाना है. तो कैसे टूटेगा? मतलब निकल की वैलेंसी कितनी? 2 ना. तो ये किसमें टूटेगा? Ni+2 प्लस 2NO3 माइनस, ऐसे टूटेगा. क्लियर है ना. अब जरा देखो, मुझे निकल ही चाहिए ना, तो निकल यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? निकल क्या करोगे यहाँ पे? निकल क्या हो जाएगा? देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये? 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें चला जाएगा? ये डिपॉजिट हो जाएगा. कितना डिपॉजिट हो जाएगा? कितना? ये डिपॉजिट हो गया ना. 1 मोल यहाँ पे निकल आ रहा है. क्या बात समझ में आ रही है? कितना हो गया? 1 मोल. अब निकल का देखो एटॉमिक मास कितना होता है? 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है ना, तो इसका कितना होता है? 58 पॉइंट समथिंग होता होगा. ठीक है ना. चेक कर लेना एक बार, निकल का एटॉमिक मास कितना होता है. आई थिंक 58 में मान लेता हूं, राउंड ऑफ. क्लियर है? कितना मान लू? 58 मान लिया. ठीक है ना. अब यहां पे क्या पता चल गया मुझे बताओ, कि जब 58 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है ना, तो कितना चार्ज मुझे लग रहा है? कितना? 2 फेराडे के बराबर लग रहा है ना. मीन्स 2 इंटू क्या लिखोगे यहाँ पे? 2 इंटू 96500 कूलम में कितना मिल रहा है बताओ? 58 ग्राम निकल मिल रहा है. क्लियर है? ये इक्वेशन से पता चल गया. ओके, 2 into 96500 charge required to deposit 58 gram of nickel, because 1 mole nickel is equal to 58 gram, है ना. तो कितना करंट हम कितना चार्ज फ्लो करवा रहे हैं? 6000 में ना. ठीक है, तो 6000 कूलम में कितना निकल का मास मिलेगा? तो 58 अपॉन 2 इंटू 96500 इंटू क्या कर लोगे? 6000. बच्चे इसको कैलकुलेट करोगे तो अपना आंसर आएगा 1.825 ग्राम. क्या किसी को प्रॉब्लम? बोलो, किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना. कहीं पहले चार्ज निकाल लोगे, उसके बाद इसको हमने डिपॉजिट करवा दिया और देखा कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है 1 मोल निकल के लिए, और 1 मोल निकल कितने? 58 ग्राम. तो अब यहाँ पे रिलेशन निकल गया ना, कि इतने कूलम में 58 ग्राम जा रहा है, और अपन कितना चार्ज फ्लो करवा रहे हैं? 6000 ग्राम. ठीक है, देखो इसको डायरेक्ट तुम फॉर्मूले में पुट करके बना सकते हो. W पूछ रहा ना कि कितना मास डिपॉजिट हो रहा है, तो अपन देखो क्या बताया था? Z इंटू आई इंटू टी, ये बताया था ना. और Z यहाँ पे क्या होता है बताओ? E/F होता है. बोलो हाँ या ना. इंटू आई इंटू क्या? टी. अब देखो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? उस एलिमेंट का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय देयर वैलेंसी. ठीक है, तो कितनी वैलेंसी यहाँ पे जरा देखो, W. यहाँ पे क्या करोगे? इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे? इसका एटॉमिक मास, इसका निकल का कितना? 58, और डिवाइडेड बाय वैलेंसी 2, कितना?
कितना मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2 ही मोल ना, यहाँ पे क्या करोगे 2, है ना, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 2, क्या निकल गया इक्विवेलेंट वेट, समझ में नहीं आया, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है एटॉमिक मास अपॉन 2, तो निकल का एटॉमिक मास कितना 58 अपॉन क्या करा 2, अब यहाँ पे क्या देखो फैराडे है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 96500 इंटू आई कितना दिया हुआ 5, और टाइम कितना दे रखा 20 मिनट, उसको सेकंड में बदल दोगे तो कितना आ जाएगा 120 सेकंड, देखो वही घूम फिर के आ गया ना, W इक्वल टू 58 अपॉन 2 इंटू 96500 इंटू कितना हो गया 6000 कूलम, देखो सेम ही आ गया ना, सेम ही आ गया, तो या तो डायरेक्ट फॉर्मूले भी पुट करके बना सकते हो, नहीं तो आप ऐसे ही बना सकते हो, क्या दोनों मेथड क्लियर हो रहा है ना, दोनों मेथड क्लियर हो रहा है, या तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट, एंड और इस तुम इसको एनालाइज करके बना सकते हो, दोनों ही है, पहले चार्ज निकाल लिया, उसके बाद देख लिया कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इतना में इतना, तो इतने चार्ज में कितना डिपॉजिट करें, बहुत ही आसान है ना, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड लास्ट क्वेश्चंस अपन देखते हैं। ओके गाइस, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी, है ना, एप्लीकेशन ऑफ फैराडेज लॉ, है ना, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस नंबर एक्सरसाइज का 3.16, है ना, अगर ये अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा तो आप एनसीईआरटी पलट के बैठ लो, देख लो, क्वेश्चन पढ़ लो, क्या कह रहा है, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ABC containing solution of ZnSO4, AgNO3 and CuSO4 respectively are connected in series, right? A steady current of 0.5 ampere was passed through them until 1.45 gram of silver deposited at the cathode of cell B. How long did current flow? कितने टाइम तक, टाइम पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग डिड करंट फ्लो, कितने टाइम तक करंट फ्लो किया, एंड व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वेयर डिपॉजिटेड, ठीक, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया हुआ है ABC, एक में तुम्हारा क्या है ZnSO4 है, दूसरे में क्या है AgNO3 लिया हुआ है यहाँ पे, और तीसरे में क्या लिया हुआ है कॉपर सल्फेट लिया हुआ है, और सब में क्या मैंने बोला ना कनेक्टेड है, सब सीरीज में कनेक्टेड ऐसे जुड़ा हुआ है, और सब में कांस्टेंट करंट कितना पास करवाया है 0.5 एम्पियर, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, कब तक फ्लो करवाया, जब तक कह रहा है कि 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट नहीं हुआ है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है ना, कितने सिल्वर कितना डिपॉजिट हो रहा है 1.45 ग्राम सिल्वर जब तक डिपॉजिट नहीं हुआ तब तक कांस्टेंट करंट 0.5 एम्पियर का फ्लो करवाया, क्लियर है ना, तो पूछता है कितने टाइम तक करंट फ्लो किया, टाइम कैलकुलेट करना, ओके, एंड फिर पूछ रहा है कि कितना मास ऑफ जिंक का Zn और कितना मास कॉपर का डिपॉजिट होगा, क्लियर है ना, तो पहले यहाँ पे क्या निकाल लो बताओ, क्या निकाल ले, करंट निकाल ले, क्या टाइम निकाल ले, बोलो निकाल लेना, तो एक फॉर्मूला में देखा ना W इक्वल टू क्या होता है बताओ, Z इंटू आई इंटू टी, क्लियर है, ये W दिया हुआ किसका मास ऑफ सिल्वर कितना डिपॉजिट हो रहा है 1.45 ग्राम, ठीक है, तो इसी को तुम ऐसे लिख सकते हो W इक्वल टू E बाई एफ इंटू क्या करोगे I इंटू क्या करेंगे T, क्लियर है बच्चे, बोलो, यहां से अपने को क्या ये T निकालना है, T निकालना है, तो T इक्वल टू का टाइम निकालोगे तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, T इक्वल टू W इंटू क्या करोगे, W इंटू क्या हो जाएगा F अपॉन में क्या आ जाएगा E इंटू आई, E यहाँ पे अपने का क्या है इक्विवेलेंट वेट, I क्या है करंट, तो W देखो अब यहाँ पे दिया हुआ है कितना दिया हुआ बताओ 1.45 ग्राम इंटू फैराडे F की वैल्यू कितनी हो जाएगी 96500, क्लियर है, इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा सिल्वर का, सिल्वर इसके टर्म्स में निकाल लेना क्योंकि इतना मास डिपॉजिट हो रहा है, W दिया हुआ है तभी टाइम निकालेंगे ना, तो इक्विवेलेंट वेट सिल्वर का कितना हो जाएगा 108 ग्राम इंटू आई कितना दे रखा है 0.5 एम्पियर, ठीक है, ये अपना कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 863.7 समथिंग, इतना क्या आएगा सेकंड कैलकुलेट करके इतना आ जाएगा 863.7 समथिंग, इतना सेकंड आ जाएगा, यहां से अपने क्या निकल गया बच्चे टाइम निकल गया, यहां से क्या समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना,
आ रहा है समझ में? W इक्वल टू अपना क्या करते हैं, ई बाई एफ इंटू क्या, आई इंटू टी। यहां से क्या निकल गया, टाइम। बड़े आसान से निकल गया। W दिया हुआ था सिल्वर के टर्म्स में, जेड अपन ई बाई एफ होता है, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट है, एफ फैराडे 96500, आई दिया हुआ है, तो अपना टी यहाँ से क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है ना, कैलकुलेट कर लिया, वेरी सिंपल। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ कॉपर एंड मास ऑफ जिंक कैलकुलेट करना है। क्लियर है ना, तो देखो इसको मिटा दो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसको मिटाता हूं। अब देखो यहाँ पे कॉपर और मास निकालना है किसका, जिंक का। अब देखो सारे क्या है, कनेक्टेड है, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे बेस्ड है ना। ठीक है, तो वहां पे देखो मैंने बताया था कि W अपॉन ई क्या कांस्टेंट होता है, बताया था ना ये, W अपॉन ई क्या कांस्टेंट, अभी जस्ट पढ़ा था। तो W अपॉन E1 इज इक्वल टू क्या, W2 अपॉन क्या, E2, है ना। तो W1 ये किसका होगा बताओ, सिल्वर का मास दिया हुआ अपने को, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं यूज करूं किसके लिए, यहाँ पे लिख लेना कि फॉर कॉपर, है ना, फॉर CO के लिए अगर मैं यूज करूं तो ये रिलेशन यूज कर सकते हैं ना। तो W1 यहाँ पे बोर्ड्स में लिखोगे ना, तो यू हैव टू शो, यू हैव टू राइट, लिखना पड़ेगा। तो W1 यहाँ पे कितना लिख लोगे, 1.45 ग्राम सिल्वर के लिए, 4 यहाँ पे लिख सकते हो क्या, 4 AG हमने लिया। इक्विवेलेंट वेट E1 कितना हो जाएगा सिल्वर का, 108 ग्राम हो जाएगा। W2 यू हैव टू फाइंड, कैलकुलेट करना है। और E2 इक्विवेलेंट वेट किसका हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। तो कैसे करोगे बताओ, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय कॉपर का वैलेंस 2 होता है, तो उसका कितना होता है 63.5 अपॉन क्या करोगे 2, तो आई थिंक ये आ जाएगा 31.75, इतना आ जाएगा। क्लियर है, अब यहाँ पे रिलेशन पे रख दो। तो W अपॉन E1, W1 कितना 1.45 अपॉन 108 इज इक्वल टू W2 मेरे को कैलकुलेट करना है, और E2 कितना आ जाएगा 31.75। तो W2 बच्चे कितना आएगा 1.45 इंटू 31.75 अपॉन क्या करोगे 108, है ना। इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 0.426 ग्राम आएगा, है ना। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 0.426 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होता है। एंड सेम रिलेशन हम लोग यूज करेंगे किसके लिए, जिंक के लिए। तो फॉर अगेन यहाँ पे लिखोगे फॉर जिंक, है ना। अगेन यहाँ पे लिखोगे कि W1 कितना, W1 1.45 ग्राम, E1 कितना, क्योंकि सिल्वर का ही दिया हुआ है इसलिए W1 उसको माना। इस रिलेशन से क्या है, अगर एक का मास मुझे पता है तो दूसरे का कैलकुलेट कर लेंगे ना, सिल्वर के टर्म्स में दिया हुआ था। E1 अगेन यहाँ पे लिखोगे 108 ग्राम। बोर्ड्स में कैसे लिखना है मैं ये बता रहा हूँ, लिखना पड़ेगा, शॉर्टकट में काम नहीं मिलेगा, फिर मार्क्स में शॉर्टकट मिलेगा। सो यू हैव टू राइट, लिखना ही पड़ेगा। देन W2 अगेन कैलकुलेट करना है, और E2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका जिंक के लिए, ठीक है। तो जिंक का क्या करोगे यहाँ पे, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, अगेन वैलेंसी कितना होगा 2, तो यहाँ पे इसका 65 पॉइंट समथिंग होता है, 65.3 डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे 2 वैलेंसी। तो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा ना, डिवाइड कर लोगे तो कितना आ जाएगा 332 पॉइंट समथिंग ऐसे आ जाएगा, आई थिंक 32.5 समथिंग ये आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। अब यहाँ पे रिलेशन यू पुट कर लो, क्या W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1.45 अपॉन 108 इज इक्वल टू W2 तो फाइंड करना है अपॉन 32 पॉइंट समथिंग, कैलकुलेट करना, डिवाइड कर लेना इसको। तो W2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 32.5 इंटू 1.45 डिवाइडेड बाय 108। ठीक है बच्चे, इसको कैलकुलेट कर लोगे, जो आएगा अपना वही आंसर आ जाएगा। एंड ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर में आएगा। ठीक है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर देखोगे बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, सो बच्चे ये था अपना फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड बेस्ड, उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स मैंने डिस्कस कर लिया। अच्छे से देख लोगे तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्ट्रोलाइसिस का कोई भी क्वेश्चंस, है ना, फैराडे लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस छूटेगा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, परफेक्ट अप्रोच मैंने दिया किसके लिए, फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। क्लियर है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो, अब हटना नहीं, भिड़े लो, 3 मंथ्स है ना, जम के काम करो। ठीक है ना। एंड इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो, अगर मन हो तो, मर्जी हो तो शेयर कर देना अपने इंटायर फ्रेंड्स में। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।
टेक केयर।